नमस्कार दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन क्लासेस लखनऊ में आपका स्वागत है। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो देखते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं, जो 12 पंचवर्षीय योजनाएं हमने देखी कि 2017 तक 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पढ़ना है। ठीक है, और आज वो पंचवर्षीय योजनाएं समाप्त कर दी गई हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में हमेशा से रही हैं और क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी सिलेबस में है, इसे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार कौन करता था। ठीक है, तो इन पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने वाली जो सर्वोच्च संस्था थी, ठीक है, वो कौन सी है, तो वो है योजना आयोग। ठीक है, बट अब वो थी, अब नहीं, क्योंकि वो योजना आयोग आज किस में कन्वर्ट हो चुकी है, नीति आयोग बन चुकी है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते रहें कि योजना आयोग को बिना पढ़े कैसे इसको पढ़ेंगे आप, क्योंकि तैयार करने वाली संस्था वही है। कैसे तैयार करती थी आप इसे देखिए। योजना आयोग, जो देखिए योजना आयोग के बारे में देख लीजिए कि योजना आयोग जो केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर, जिसका गठन 15 मार्च 1950 को हुआ। ठीक है, और यही संस्था क्या करती थी, 5 ईयर प्लान का ड्राफ्ट तैयार करती थी, और वो ड्राफ्ट जो अगले 5 वर्ष के लिए सरकार के द्वारा लागू किया जाना था, ठीक है, उसका ड्राफ्ट तैयार करने वाली संस्था थी। यह एक गैर संवैधानिक संस्था है, अर्थात नीति आयोग भी आज एक गैर संवैधानिक संस्था है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, तो जो ये ड्राफ्ट 5 वर्ष का तैयार करती थी संस्था, वो ड्राफ्ट जो है केंद्रीय मंत्रालय में पेश किया जाता, मंत्रिपरिषद में पेश किया जाता था, और उसे मंत्रालय की स्वीकृति मिलने के बाद वो कहाँ जाता था, तो वो आता है, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद के पास, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था बनाई गई थी। इसका गठन देख लीजिए कब हुआ है, तो 6 अगस्त 1952 को। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट आपको रटी होनी चाहिए जिस प्रकार ये, क्यों, क्योंकि ये फाइनल कील यही लगाती थी, अर्थात जो भी ड्राफ्ट मंत्रिपरिषद के द्वारा पास किया जाता था, जो योजना आयोग ने तैयार किया, उसे फाइनल अप्रूवल कौन देती थी, संस्था, तो यही संस्था देती थी। ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो पूछा जाता है कि पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप से अपनी स्वीकृति कौन देता था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अंतिम स्वीकृति यही संस्था देती थी। ये आपको रटा होना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट है, अंतिम रूप से स्वीकृति ये। ठीक है, आप देखेंगे कि योजना आयोग अब किस में बदल चुका है, तो 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग में बदल चुका है। आप जानते हैं कि इसके जो अध्यक्ष होते हैं, जो भी तात्कालिक प्रधानमंत्री होते हैं, जैसे वर्तमान में आप देखेंगे तो माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। ठीक है, पीएम मोदी जी। और आप देखेंगे इनके उपाध्यक्ष इस समय कौन है, तो डॉक्टर राजीव कुमार हैं, और सीईओ अमिताभ कांत हैं। ठीक है, आप ये मुझे कमेंट करिएगा कि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। ठीक है, ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद देख लिया, अब हम पंचवर्षीय योजनाओं को एक एक करके डिस्कस करेंगे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट हुई है, तो आप देखते जाइए, 1951 से 55। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से ये सब जुबान पे आपको होना चाहिए। इस पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है वो है हैरल्ड डोमर समृद्धि मॉडल। पूछा जाता है कि किस मॉडल पे आधारित थी, तो हैरल्ड डोमर मॉडल पे थी। इसकी प्राथमिकता क्या थी, इसका मतलब इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य जो था, ठीक है, वो कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र का विकास करना था। ऐसा इसलिए था क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ है, ठीक है, आज़ादी के बाद हमारे पास क्या है, खाने पीने की तंगी थी। ठीक है, तो पहली बात तो फूड सिक्योरिटी करना ज़्यादा ज़रूरी था, सभी को फूड उपलब्ध कराना अनिवार्य था। इसीलिए प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र रहा। अब इसके तहत आप देखेंगे, इसी को बढ़ावा देने के लिए ही आप देखेंगे तो प्रमुख नदियों पे, जैसे सतलज नदी आप देखेंगे तो भाखड़ा नांगल नदी परियोजना, दामोदर नदी पे हीराकुंड परियोजना,
महानदी पर। यह कुछ प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजनाएं निर्मित की गई। अब यहाँ पर बहुउद्देशीय का मतलब आप थोड़ा सा जान लीजिए। बहुउद्देशीय का मतलब उन परियोजनाओं को कहा जाता है जो जैसे नदी पे जब डैम बनाया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ पानी को रोकना ही मात्र जिसका उद्देश्य नहीं है, अर्थात यहाँ से क्या है, पानी रोक करके बिजली बनाया, एक काम हुआ तो बिजली बनाना। दूसरा, डैम बना करके हम क्या करते हैं, बाढ़ को नियंत्रित कर देते हैं, तो बाढ़ नियंत्रित कर देना दूसरा उद्देश्य हो गया। ठीक है, आप देखेंगे कि यहाँ से जब डैम बना करके नहरें निकाली जाती हैं तो सिंचाई भी होती है इनके माध्यम से, तो तीसरा काम हो गया। इस प्रकार ऐसे उद्देश्य से जब डैम का बनाया जाता है डैम को, तो ऐसी ही परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, नहीं तो सिंपली परियोजना कहा जाता है। ठीक है, ये बात जानते रहे। तो आपको पता होना चाहिए प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सी परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी। तो आप देख रहे हैं भाखड़ा नांगल, ये सब। अब दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो फैक्ट पूछी जाती हैं आपसे। पहली बात है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, ये है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था। तो इसकी डेट आपको रटी होनी चाहिए 1952 को। ठीक है, आप देखेंगे कि यही योजना जो देश को विकास करने की नीयत से चलाई गई, लेकिन ये आगे चल करके ये भी फेल हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे तो पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति के कारण 1957 में त्रिस्तरीय लागू की जाती है। उसका कारण यही है कि ये कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो पूर्णतः सक्सेस नहीं होता है। ठीक है, तो वो हम लोग वहाँ पर देखते हैं। लेकिन अभी आप जानते रहिए कि इसका गठन कब हुआ है, और यही आगे चल करके और भी देश में योजनाओं को प्रचार किया जाए, लोगों तक पहुंच सुनिश्चित किया जाए, इसलिए क्या स्टार्ट किया गया था, इसी पंचवर्षीय योजना में राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना जो 1953 में है। यह ग्रेजुएशन में कई बार पेपर में आया है कि मैच दी फॉलोइंग में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, तो उसके सामने ऐसे ही लिखा रहता है। आपको जब करेक्ट आंसर पता होगा तभी कर पाएंगे। ठीक है, या ये निम्नलिखित में कौन सी घटना है उसको कालानुक्रम में लगाइए। ठीक, तो ये आप पहली पंचवर्षीय योजना देख लिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आप ये बोर्ड देख करके बिल्कुल मत घबराइएगा, आप एक एक करके सुनते जाइए, बहुत अच्छे से वेल मैनर्ड में इसे लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब लागू हुई है, तो 1956 से 61। ठीक है, इसका मॉडल अर्थात यह पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, जिन्हें ठीक है आप देखेंगे कि भारत में सांख्यिकी का जनक एक तरीके से माना जाता है। आप देखेंगे इन्हीं के जन्म दिवस पे ही 29 जून को, किस दिन, 29 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि ये बहुत बड़े सांख्यिकी विद थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मॉडल इन पे आधारित है। इसकी प्राथमिकता अर्थात इस योजना का उद्देश्य क्या था, जहाँ पर प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि को बढ़ावा देना है, वहीं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है आधारभूत तथा भारी उद्योग अर्थात इंडस्ट्री डेवलपमेंट है। सेकेंड किस पे है, इंडस्ट्री पर है, और जबकि पहली किस पे है, कृषि पे। तो आपसे बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। अब देखो, इसी पे भारी उद्योग पर होने के कारण ही 3 महत्वपूर्ण लौह इस्पात संयंत्र लगाए गए। कौन कौन से लगाए गए थे, यहाँ पर लिखे हैं, राउरकेला है, भिलाई है और दुर्गापुर है। आपसे क्या पूछा जाता है कि राउरकेला कहाँ पर है। ठीक है, तो आप बताइए, भारत में विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम कहाँ बन रहा है, तो आप देखेंगे राउरकेला उड़ीसा में ही बन रहा है, बिरसा मुंडा जी के नाम पे। ठीक है, तो ये अर्थात कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, और भिलाई कहाँ है, तो भिलाई देखेंगे छत्तीसगढ़ में है। ओके, और दुर्गापुर कहाँ है, तो दुर्गापुर वेस्ट बंगाल अर्थात पश्चिम बंगाल में है। एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है, ठीक, कि ये तीनों परियोजना अर्थात ये संयंत्र मुख्यतः किन देशों की सहायता से लगे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राउरकेला जो प्लांट है, ठीक है, ये जर्मनी की सहायता से लगा है, और वहीं पे भिलाई जो है
आप हमारा मित्र राष्ट्र जो है रूस की सहायता से, और दुर्गापुर जो है वो ब्रिटेन की सहायता से लगे हैं। ये बहुत ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। अब देख लिए अन्य क्या हुआ इसमें, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री और चित्तरंजन लोकोमोटिव, इनकी लोकेशन आपसे पूछी जाती है। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, तो चेन्नई में है, और चित्तरंजन लोकोमोटिव कहाँ पे है, तो वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में। ये आपसे पूछा जाता है किस पंचवर्षीय योजना में स्थापित किए गए थे। ठीक है, अब ये भारी उद्योग हैं, देख रहे हैं ना इनकी। यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी अभी आप देखेंगे, इसे कई पेपरों में प्रिफर किया गया है कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जिसमें समाजवाद, जिसमें समाजवाद की अवधारणा को स्थापित किया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे द्वितीय है, आप इसे रट लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप वैसे भी अगर ध्यान दें तो समाजवाद के बहुत बड़े सपोर्टर थे कौन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, समाजवाद की अवधारणा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलती है। अब हम तृतीय पंचवर्षीय योजना की बात कर लें। यह पंचवर्षीय योजना बहुत अपने आप में खास है। जब जो स्टार्ट कब से हुई है, तो 1961 1961 to 66 में है। ठीक, इसका उद्देश्य देख लिए क्या है, तो इसका उद्देश्य है आत्मनिर्भर एवं स्वतः स्फूर्ति को कहा जाता है टेक ऑफ स्टेज। ठीक है, अर्थात देखो, हम कृषि क्षेत्र में बढ़ावा दिए, इंडस्ट्री में बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, अब टेक ऑफ करना चाहिए। साथ साथ कैसे होना चाहिए, आत्मनिर्भर बनना चाहिए, क्योंकि अब हमें आज़ादी के तीसरी पंचवर्षीय योजना में आ चुके हैं आज़ादी के बाद। ठीक, तो ये हमको ध्यान रखना है। इसीलिए इसका उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्ति। आपसे देखिएगा पेपर में, ठीक है, कई बार तो पीसीएस वालों ने इस शब्द को ही केवल पूछा है, देवनागरी लिपि में लिख करके टेक ऑफ ऐसे लिखा है। ठीक है, टेक ऑफ। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जब आप पेपर को टैकल कर रहे होंगे, तभी आप ज़्यादा पेपर जब सॉल्व करेंगे तब आपको ये बात समझ में आ जाएगी। उद्देश्य आपको पता हो गया। अब देख लीजिए इस योजना के बारे में, ये योजना फेल हो गई, उसका कारण देख लीजिए। ये कारण था 1962 में क्या हुआ, चाइना वार हो गया, इंडिया चाइना वार हो गया। 1965 में नापाक पाकिस्तान से युद्ध हो गया। ठीक है, उसमें हम उलझे। उसके बाद 1965 to 66 में देखेंगे तो बहुत भयानक इसमें क्या हो गया, सूखा पड़ गया। तो तीन समस्याएं देश में एक साथ आती हैं क्रमानुसार। इस कारण ये योजना क्या है, फेल हो जाती है। पूछा जाता है कि कौन सी योजना पूर्णतः फेल हो गई थी, तो तीसरी ही पंचवर्षीय योजना है जो पूर्णतः फेल हो गई थी। ठीक, अब आप इसमें अन्य और बातें देख लीजिए, कौन कौन सी चीज़ें की गई। देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बोकारो स्टील प्लांट जो झारखंड में है, इसकी भी स्थापना इसी समय की गई थी 1964 में। देखिए, 3 इंडस्ट्री मुख्यतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, और तीसरी ये पूछी जाती है, आप गलत मत करिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई है। अब देखिए यहाँ पर है यूटीआई और आईडीबीआई। ठीक है, इन संस्थानों का भी स्थापना इसी दौरान की गई है। यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक संस्था है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो 1964 में बनी है। ठीक, यूटीआई आज देखेंगे तो आप स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश करने वाली भारत की प्रथम जो संस्था है वो यही है। ठीक है, तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो किसने शुरू किया था, इसी के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आईडीबीआई कब बनी है, तो 1964 में। आप देखिए बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर 2 हैं, इनको आपको रटा होना चाहिए। भारतीय खाद्य निगम, जिसे क्या कहते हैं, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इस संस्था को आप कैसे जानते हैं, आज भी आप देखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो किसानों का खाद्यान्न, ठीक है, खरीदारी की जाती है, जिसके द्वारा, जिस संस्था के द्वारा, ठीक है, वो कौन है, भारतीय खाद्य निगम ही है। वही पूरा, ठीक है, खरीदती और प्रोक्योरमेंट करती है। ठीक है, और
इसी समय अर्थात ये 1965 में एफसीआई बना है। और कृषि कीमत आयोग एपीसी जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने वाली जो संस्था है, ठीक है, उसका गठन 1965 में हुआ था, इसी के साथ हुआ था। आज इसका नाम बदल चुका है, ठीक है, आज इसका नाम हो गया है 1985 से CACP हो गया है, ठीक है। ये तो आज जो अगर कहा जाए कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करने वाली संस्था कौन सी है, तो ये है CACP है, जो आज न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी करती है। अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो नई मिनिमम सपोर्ट प्राइस आ चुका है। इस समय धान का भी देखेंगे, ठीक है, तो 1940 हो चुका है, ठीक है, ग्रेड ए का 1960 हो गया है। तो अब हम इसमें नोट करके एक चीज़ लिखें, इसे आपको ध्यान रखना होगा। देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, आप जब बहुत अच्छे से क्वेश्चन देखेंगे तब आपको ये इसकी इम्पोर्टेंस दिख जाएगी। नोट में है पहली, दूसरी और तीसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो ट्रिकल डाउन थियरी पर आधारित थी। किस पर थी? ट्रिकल डाउन थियरी पर आधारित थी। ट्रिकल डाउन थियरी क्या होती है? इसमें ये होता है एक अर्थव्यवस्था की एक ऐसी अवधारणा है जिसमें उच्च वर्ग को सपोर्ट किया जाता है, अर्थात उच्च वर्ग का टैक्स कम कर दिया जाता है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास पैसे बचते हैं और वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब वो बहुत बड़ी मात्रा में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो निश्चित तौर पे निचले स्तर के लोगों को अपने आप उनका जीवन स्तर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिकल डाउन थियरी कहलाती है, ठीक है। तो बड़ों पर ध्यान दीजिए, छोटों पर अपने आप वो उसका असर दिखेगा। अब इसके बाद वाली अवधारणाएं बदल जाएंगी, इसका मतलब समझ गए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3 वार्षिक योजना। क्या लिखा है? 3 वार्षिक योजना। इसका मतलब कोई ये 5 ईयर प्लान नहीं है। तो 5 ईयर प्लान नहीं है तो ये 3 साल की योजना अलग से पढ़ लीजिए। 1966 1966 से 69 तक, इसके दौरान क्या कहा जाता है इसे योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे कहा गया है। क्या कहा गया है? योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे कहा गया है, ठीक है। इस समय 2 घटनाएं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो हमेशा याद होनी चाहिए। एक तो लीड बैंक योजना 1969 में शुरू की गई। लीड बैंक का क्या मतलब है? आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी की है उस समय कि लीड बैंक का कॉन्सेप्ट, अर्थात जो भी बड़ी बैंकें हैं उनकी एक शाखा ग्रामीण स्तर में जाएगी और वहाँ पर वो अपना ब्रांच खोलेगी और लीड बैंक की तरह काम करेगी, जिससे लोगों का आर्थिक समावेशन हो पाएगा। ये लीड बैंक का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसी समय देखिए हरित क्रांति स्टार्ट हुई है भारत देश में। हरित क्रांति जो 1966 से 1967 में स्टार्ट हुई है। आप देखेंगे कि हरित क्रांति योजना से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले क्षेत्र में सरकार ने लागू किया था, ठीक है। और इसमें हमने देखा कि हाई इल्ड वैरायटी के बीज परचेज किए गए थे, खरीदे गए थे और उनकी बुआई की गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो पड़ता है गेहूं पर पड़ता है, अर्थात गेहूं की उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। वो हम लोग हरित क्रांति से रिलेटेड इतना ही देखेंगे। अब हम चौथी पंचवर्षीय योजना में चलते हैं। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो 1969 टू 74 है। अब आपको यहाँ पर पढ़ने से पहले, ठीक है, ये ध्यान रखना होगा कि देखिए ये योजना जो फेल हो गई है, चलनी तो चाहिए थी 66 तक, ये फेल हो गई। इसी के बाद ये है ये गैप, ये आपको ध्यान रखना। अगर यहाँ 1 स्टार लगा लीजिएगा तो अभी हम लोग यहाँ पर इसे यूनिक पॉइंट में कवर कर लेंगे, ठीक। तो चलिए अब चतुर्थ की देख लीजिए। इसका ये किस मॉडल पर आधारित योजना थी? तो इसका नाम है DR गाडगिल मॉडल पे थी, ठीक। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य देखिए यहाँ पर आत्मनिर्भरता तो है, ठीक है, आत्मनिर्भरता इसमें है स्थिरता के साथ, जबकि अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, स्थिरता के साथ विकास की बात करेंगे, ओके। तो इसका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। इसमें क्या ऐसा किया गया जो इस पंचवर्षीय योजना को आज भी याद करना चाहिए, किया जाता है? तो जुलाई 1969 में 14 बैंकों का, कितने?
14th बैंकों का क्या कर दिया गया है, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। इंदिरा गांधी जी की विल पावर यहीं पर वैश्विक परिदृश्य में देखने को मिलती है, ठीक है, वैश्विक स्तर की निकल के आती है। भारत की तो बात ही छोड़ दिए, भारत में तो उनकी छवि यहीं से, ठीक है, सबसे अच्छी निकल के आती है, जबकि इसके पहले लोग उन्हें क्या कहते थे, उन्हें गूंगी गुड़िया कहा जाता था। तो इस प्रकार उन्होंने ही अपनी विल पावर दिखाते हुए 14 प्राइवेट बैंकों को क्या कर दिया, गवर्नमेंट बना दिया, अर्थात राष्ट्रीयकरण कर दिया। ये बात आपको ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप देखिए यहाँ पर 1974 में परमाणु परीक्षण हुआ है। ये किस पंचवर्षीय योजना में है, तो आप देखें, वैसे भी इंडिविजुअली ये पूछा जाता है कि कब ये हुआ था, तो आप 1974 में देखेंगे, ठीक। अब हम देखेंगे 5वीं पंचवर्षीय योजना जो 1974 से 1979 तक स्टार्ट है, ठीक है। आप एक दो बार इसे सुनते रहेंगे या इसे आप लिख करके एक बार भी डेट अगर याद कर लेंगे तो कई पंचवर्षीय योजनाओं से रिलेटेड वो फैक्ट, उसके अंदर आने वाले फैक्ट पूछा जाता है जो किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुई, तो अपने आप आपको वो याद आ जाएगा, ठीक है। तो मेन काम यहाँ करना चाहिए, बाकी तो अपने आप डेट याद रहेंगी तो पता चल जाएगी ये इसमें आता है, ठीक। इसका देख लीजिए, इसका जो उद्देश्य है, जो टारगेट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ से कन्फ्यूजन भी होता है, इसलिए इसे और भी अच्छे से आपको मैं बताना चाहता हूँ। ये है गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता, ठीक है, स्थिरता के साथ विकास। यहाँ आप देखिए, गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता, यहाँ पर पहली बार गरीबी उन्मूलन की बात की गई किसी पंचवर्षीय योजना में। तो उस देख लीजिए कौन सी पंचवर्षीय योजना है, 5वीं है। खूब पूछा जाता है, 6ठी से खूब आप कंफ्यूज होते हैं, अब वो कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। तो पहली बार किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन की बात की गई, तो गरीबी उन्मूलन का जिक्र 5वीं पंचवर्षीय योजना में की गई है, ठीक है। अब अन्य बातें देख लीजिए, यही इस पंचवर्षीय योजना का मॉडल, अर्थात ये किस मॉडल पर आधारित थी, ठीक है, तो वह है डीपी धर मॉडल। इनका नाम आपको पता होना चाहिए, डीपी धर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। और इसमें और क्या हुआ है, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आगे हम लोग पढ़ेंगे यही ऐसी पंचवर्षीय योजना है एकमात्र जो एक वर्ष पहले अर्थात होना कब तक चाहिए था, 1979 तक, लेकिन 1978 में ही क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा, अर्थात बंद कर दिया जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दी गई थी पंचवर्षीय योजना, तो वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। अगला देखिएगा, इसमें और क्या हुआ है, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है बहुत इंपॉर्टेंट है। 1974 में जो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, आप क्यों ऐसा है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, गरीबी को उन्मूलन करना है, ठीक है, तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम स्टार्ट करना अनिवार्य पड़ा। अगला देखिएगा, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये देखिए क्यों ऐसा किया गया है, इसका भी कारण देख लीजिए। आरआरबी जिसको कहते हैं, ठीक है, रूरल रीजनल बैंक, इसकी स्थापना 1975 में क्यों की गई, क्योंकि सभी बैंकें केवल और केवल अमीर वर्गों को ही लोन देती थी, कृषक वर्गों को या ऐसे मध्यम वर्गों को नहीं मिल पाता था, जिससे गरीबी कैसे दूर हो पाती, क्योंकि सारा देश का बड़ा हिस्सा क्या है, एक बड़ा हिस्सा किसान के रूप में ही थे, तो उनका उत्थान करना ही गरीबी उन्मूलन का सबसे बड़ी बेस हो, सबसे बड़ा आधार हो सकता था। इसीलिए क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को स्थापित किया गया कि ताकि लोग एक बड़ा हिस्सा क्या हो, ठीक है, एक बड़ा हिस्सा का पहुंच बैंक तक हो सके और लोन ले सकें, और जिससे आर्थिक गतिविधि मजबूत हो जाए, ठीक है। तो अगला देखिएगा, काम के बदले, और इस पंचवर्षीय योजना में क्या किया गया है, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अलावा काम के बदले अनाज व अंत्योदय योजना। आप अंत्योदय योजना आप देखते हैं, ठीक है, जिसमें वर्तमान में आप देखेंगे तो 35 किलो राशन मिलता है, ठीक है, जो भी अंत्योदय कार्ड धारक हैं। तो इस प्रकार गरीबी को दूर करने के लिए काम के बदले अनाज और अंत्योदय योजना को स्टार्ट किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में, अगर आप ये थीम समझ जाएं,
अगर ये आप उद्देश्य पे पैनी नज़र रख लें, ध्यान रख लें, तो आपको याद चीज़ें होने लगेंगी। अब अगला देखिएगा, इसी में अब ये 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई है, ठीक है, तो अब नई कोई योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसे कहा गया अनवरत योजना। क्या कहा गया? अनवरत योजना, ठीक है, अनवरत योजना। चलिए, तो अनवरत योजना अब इस 1 वर्ष पूर्व समाप्त होने के बाद देख लीजिए, ये बहुत पूछा जाता है। इसी को कहते हैं रोलिंग प्लान। क्या कहते हैं इसे? रोलिंग प्लान। जिसके प्रणेता कौन है? तो गुरनार मेडल साहब हैं, ठीक है, अनवरत योजना के। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन दिया था ये कॉन्सेप्ट अनवरत योजना का, ठीक है। अभी देखेंगे 53 थर्ड नंबर, मतलब 53 और 55वें बीपीएससी पेपर में पूछा है। इसके बारे में डिटेल थोड़ा पूछ लिया था, मैं देख रहा था अनवरत योजना के बारे में। अर्थात इसमें 5 वर्षीय जो योजना थी, 5 ईयर प्लान था, उसे समाप्त कर दिया। कौन सरकार आई थी? तो यहाँ पर जनता सरकार आ जाती है और वो 5 वर्षीय योजना को समाप्त कर देती है और उसकी जगह पे अनवरत योजना, अनवरत माने बहुत लंबे समय तक चलने वाली योजना, ठीक है, कोई स्टार्ट कर देता है। तो इसमें तीन प्रकार की योजनाएं थी, ठीक है, बिल्कुल, एक शॉर्ट टर्म की थी, एक मीडियम और एक लॉन्ग टर्म की थी, ठीक है। तो उतना डिटेल अभी आप मत जाइए, ठीक है। तो अनवरत योजना किसके द्वारा दी गई? गुरनार मेडल। इस अनवरत योजना के दौरान क्या स्टार्ट किया गया है वो देख लीजिए। 1979 में ग्रामीण युवा रोजगार कार्यक्रम ट्राइसेम, आपसे सीधे पूछा जाता है कि ट्राइसेम योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो 1979 आपको रटा होना चाहिए। किस दौरान? तो आप देखेंगे, ठीक है, गैप में, अर्थात पंचवर्षीय योजना कोई ये नहीं है, ये अनवरत योजना के दौरान लागू की गई है, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग देखेंगे कि कोई पंचवर्षीय योजना नहीं है, तो 2 साल यहाँ पर भी मिल जाएगा हमको, ठीक है, और 3 साल पीछे हम लोग अभी वहाँ पर कनेक्ट करेंगे। अब देखिए छठी पंचवर्षीय योजना देख लीजिए। छठी पंचवर्षीय योजना जो 1980 से लेकर के 1985 तक। अब देखो यहाँ पर भी ये अनवरत योजना जो है चलती रहती लगातार, अगर जनता सरकार बनी रहती लगातार, परंतु बीच में क्या हुआ? फिर इंदिरा गांधी की सरकार आती है, जनता सरकार चली जाती है और इनकी योजना समाप्त कर देती हैं और उसके बाद छठी पंचवर्षीय योजना पुनः वो लागू कर देती हैं, अनवरत योजना को समाप्त करके। और उसे क्या कहा गया? छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85, ठीक। इसमें उन्होंने क्या कहा है ये ध्यान से सुनेंगे। गरीबी, इसका उद्देश्य क्या निर्धारित किया? गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन पर बल दिया, ठीक है। अब आप कंफ्यूज हमेशा होते हैं। देखिए, प्रथम बार गरीबी उन्मूलन का जिक्र 5वीं पंचवर्षीय योजना में कर दी गई, इसे ध्यान रखेंगे। आगे चल करके गरीबी, छठी में गरीबी निवारण तथा रोजगार को ध्यान में रखते हुए उद्देश्य को डिसाइड किया गया। इसमें हाँ, ये कह लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसी में छठी पंचवर्षीय योजना में जब दोबारा चुनाव उन्हें जीतना था तो वो एक नारा दी थी, गरीबी हटाओ का नारा, जो बहुत पॉपुलर हुआ। लोगों को विश्वास हुआ कि इंदिरा गांधी जी आएंगी तो गरीबी का उन्मूलन कर देंगी, तो ये नारा बहुत फेमस हुआ और वो फिर से सत्ता में आती हैं। तो इस प्रकार आप देखिए, छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। ये बहुत पूछा जाता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए, जब गरीबी हटाओ का नारा के उद्देश्य से वो जीती हैं तो क्या कर रही हैं? ये गरीबी का मापन करवाती हैं पहले, और आप देखेंगे तो इसी में, ठीक है, इसी के दौरान आप देखेंगे तो 2200 नहीं याद नहीं आ रहा इस समय, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2400 कैलोरी ऊर्जा और 2200 कैलोरी ऊर्जा के, ठीक है, ऐसा ही कुछ है, तो आप इसे देख लेंगे, ठीक है। इस आधार पर गरीबी का मापन कराती हैं, ठीक है। चलिए अब अगला देख लीजिए। 1980 में उन्होंने क्या किया? 1980 में, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रख लीजिए, आई थिंक यही है, ठीक है, आ गया दिमाग में। तो आप देखेंगे 2100 कैलोरी ऊर्जा जो कंज्यूम करता है, ठीक है, वो शहरी क्षेत्र में गरीबी के
वो उतना गरीबी रेखा के नीचे आएगा अगर जो इससे कम कंज्यूम करता है। और जो 2400 कैलोरी ऊर्जा कंज्यूम करता है जो व्यक्ति, वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आएगा, ऐसा शहरी क्षेत्र में। समझ गए? तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलिए, तो इसे एकदम आप कंफर्म कर लीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब मैं करेक्ट कर देता हूँ। गरीबी का मापन कराती हैं जो अलग समिति है, उस समिति के रिकमेंडेशन के द्वारा जो है वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे आएंगे जो शहरी क्षेत्र में 2100 कैलोरी ऊर्जा का कंजम्पशन नहीं कर पाते। अर्थात जो भी व्यक्ति 2100 कैलोरी ऊर्जा का कंजम्पशन करते हैं शहरी क्षेत्र में, वो गरीबी रेखा में नहीं आते। ठीक है, वो उन्होंने काउंट मतलब उस रिकमेंडेशन के आधार पर गरीबी का मापन हुआ। शहरी क्षेत्र में अलग समिति ने ये कहा कि 2400 कैलोरी ऊर्जा का जो कंजम्पशन करते हैं वो गरीबी रेखा से बाहर हैं। ठीक है, अर्थात जो इससे कम ऊर्जा का कंजम्पशन करते हैं किसी भी प्रकार का खाना खा करके, ठीक है, तो वो गरीबी रेखा के नीचे आते हैं अगर वो नहीं कंज्यूम करते। ठीक है, तो ये उन्होंने गरीबी का मापन कराया। ठीक है, और उसके आधार पर उन्होंने कई योजनाएं चलाई। ठीक है, अब अगला देख लीजिए कि 1980 अर्थात 1980 में उन्होंने पुनः 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। 6 बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1980 में। इसके पहले आपने देखा कि 1969 में, ठीक है, 1969 में, ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है। कहाँ पर लिखा है? ठीक है, यहाँ पर। ओके, तो अब टोटल कितने हो गए? 20 हो गए हैं। ठीक है, अभी आप वर्तमान में हम देखेंगे तो अब वर्तमान में पूरे गवर्नमेंट बैंकों की संख्या केवल मात्र SBI से लेकर के 12 हो गए हैं आज के दिन तक। ठीक है, तो आप अब 20 मत टिक करिएगा, 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। ठीक है, करंट में। नेक्स्ट देख लीजिए, 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई। ये खूब पूछा जाता है किस पंचवर्षीय में, तो आपको पता होना चाहिए 6th में है। ठीक है, ये एग्रीकल्चर की सबसे बड़ी संस्था है। ठीक है, 1982 में ही एग्जिम बैंक स्थापित की जाती है जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को रेगुलेट करने के लिए है। ठीक है, वो बैंक वित्त प्रोवाइड करने के लिए है, एग्जिम बैंक। ठीक है, जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, 7वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो 1985 से 1990 के बीच में स्टार्ट हुई है। इस दौरान आप देखिए कौन कौन सी योजनाएं स्टार्ट की गई हैं। तो स्पीड पोस्ट जो 1986 में ये सीधे सीधे पूछी जाती है, तो 1986 में स्पीड पोस्ट स्टार्ट की गई। ठीक है, और सेबी, ठीक है, देखिए सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 में, इसे ध्यान रखेंगे। कापार्ट है, कापार्ट 1986 को स्थापित की गई इसी दौरान अर्थात 7वीं पंचवर्षीय योजना में। और JRY का मतलब है जवाहर रोजगार योजना जो 1989 में स्टार्ट की गई थी। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कई बार पेपर में आए हैं। ठीक है, कि इस योजनाओं को, अब तक की योजनाओं को प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा, जो एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने हिंदी वृद्धि दर कहा था। हिंदी वृद्धि दर का मतलब ये है कि उनका एक इसके प्रति ओपिनियन था कि जो भी भारत में हिंदूवाद है, ठीक है, जो हिंदू धारणाएं हैं, यदि वो एलिमिनेट हो जाएं, अगर वो ना होती, ऐसी मान्यताएं जो तमाम तरह की मान्यताएं हैं जिसके कारण आर्थिक गतिविधि कमज़ोर हो जाती है, अर्थात वो अगर मान्यताएं ना होती तो हमारी, ठीक है, GDP वृद्धि दर में अपने आप 3 to 3.5% की वृद्धि और भी होती। ठीक है, इनका बहरहाल बाद में बहुत क्रिटिसिज्म भी किया गया था। ठीक है, क्यों? कारण ये था क्योंकि नेहरू के द्वारा जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी दृष्टिकोण पर आधारित थी, इन्होंने हिंदू से जोड़ के बताया था। ठीक है, लेकिन ये बहुत पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चाहे जैसे आपको याद रखना चाहिए दोनों, ये बात भी और, ठीक है, इनका नाम, बस इतनी बात। अब 8वीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए।
8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 के बीच में स्टार्ट है। ठीक है, इसका मतलब आप देखेंगे कि यहाँ पर देखिए 90 में ये ख़त्म हुई और ये 92 से स्टार्ट हुई, तो 2 वर्ष कहाँ गए, है ना, 2 वर्ष कहाँ गए, तो वो 2 वर्ष भी क्या है 92 अर्थात 1990 से 1992 के बीच में क्या है, वहाँ पर भी पंचवर्षीय योजना का गैप है, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो ये 8वीं पंचवर्षीय योजना का मॉडल आपसे पूछा गया है, तो जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो आप देखेंगे मानव संसाधन का विकास, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इसका उद्देश्य पूछा गया है। मानव संसाधन का विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था, तो आपको रटा होना चाहिए, 8वां है। ठीक है, अब इसमें देख लीजिए 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। ये योजना आप देखेंगे कि योजनाओं को कई बार पूछा जाता है, वो पुरानी योजनाएं ज़्यादा पूछी जाती हैं, आप देखेंगे। ठीक है, तो 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट देख लीजिए, अब वो जो 90 से 92 के बीच में जो गैप था वो आप यहाँ पर देखिए, तो इस गैप में एक चीज़ स्टार्ट की गई है, कौन सी है, सिडबी। क्या है, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया 1990। ठीक है, आप इसका हेडक्वार्टर मुझे बताइएगा कमेंट करके कहाँ पर है। ठीक है, ये किस शहर में, ये मुंबई में है या नहीं। ठीक है, ये यूनिक है, इसीलिए आपको पता होना चाहिए, बाकी तो आप तुक्का मारेंगे तो फट से लग जाएगा सही। 2 ही बैंक का तो हेडक्वार्टर अलग है जो आपको याद करना चाहिए, बताइएगा। अब 9वीं पंचवर्षीय 9th नंबर की देख लीजिए, 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 अर्थात 2002 तक स्टार्ट की गई। इसका उद्देश्य देख लीजिए, तो सामाजिक न्याय, ये बहुत पूछा जाता है, इसका उद्देश्य क्या था, तो ये सामाजिक न्याय पर है। सामाजिक न्याय और समानता के साथ आर्थिक समृद्धि, अर्थात सामाजिक न्याय भी मिलना चाहिए और समानता आनी चाहिए, ऐसी उद्देश्य के साथ इसे लागू किया गया था। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा जो कुछ पूछा गया है वो इसकी केवल और केवल थीम आपसे पूछी जाती है, ये उद्देश्य आपको रटा होना चाहिए। 10वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, देखेंगे तो इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा है कि सर्वाधिक जो विकास है किस पंचवर्षीय योजना में। तो आपको यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है थोड़ा सा, जो ज़रूरी है, इसके पहले अर्थात 10वीं से पहले कई बार पेपर में आप देखेंगे तो ऐसा दिया है, मैंने देखा। ठीक है, कि सबसे अधिक 10 की मतलब किस पंचवर्षीय योजना में वृद्धि रही, तो अगर 11 और 12 नंबर की पंचवर्षीय योजना का जिक्र ना हो तो 10वीं सही है, क्योंकि 10वीं पंचवर्षीय योजना से ज़्यादा, इसमें 7.7 था, इसमें 7.8 वृद्धि दर थी, इसमें तो लगभग 8% वृद्धि दर थी, इसलिए आप इसे टिक नहीं करेंगे। लेकिन अगर 11th और 12th पंचवर्षीय योजना का जिक्र नहीं हो तब आपको 10वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। कई पेपर अभी भी मैंने देखा पूछे जा रहे हैं इस प्रकार के, ये वाले। 11th नंबर देख लीजिए, 11वीं पंचवर्षीय योजना जो 2007 से 2012 के बीच में है, इन दोनों की इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है ये याद रख लीजिएगा। इसका उद्देश्य 12वीं का आप सबसे ज़्यादा देखेंगे, जो क्वेश्चन अब तक पूछे जा रहे हैं वर्तमान में 12वीं का उद्देश्य पूछा जा रहा है। क्या अंतर है वो आप देख लीजिए। 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट है, समावेशी विकास है। ठीक है, लेकिन 12वीं में देख लीजिएगा तीव्रतर, संपोषणी और अधिक समावेशी विकास। तो नया क्या इसमें मिला, आपको ध्यान क्या रखना है, ये वर्ड याद रखना है। संपोषणी या सस्टेनेबल, अर्थात सब कुछ तो बराबर है, सस्टेनेबल वर्ड आपको ध्यान रखना है। समावेशी शब्द का प्रयोग प्रथम बार किस भारतीय पंचवर्षीय योजना में की गई है, तो आप देखेंगे 12वीं पंचवर्षीय योजना में संपोषणी या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात का जिक्र किया गया है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कहता है कि ऐसा विकास जो आने वाली पीढ़ी के लिए रिसोर्सेस को ध्यान में रखते हुए
आधुनिक अर्थात वर्तमान की पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही क्या है, संपोषणी विकास है। इसका मतलब कि ऐसा रिसोर्सेस का अंधाधुंध प्रयोग मत करिए जिसके कारण क्या हो, जिसके कारण आने वाली पीढ़ी के लिए रिसोर्सेस उपलब्ध ना रह जाए। ठीक है, ये सतत संपोषणी विकास कहलाता है, ये ध्यान रखना है। आप देखेंगे तो इसका जो लक्ष्य है वो 9% के आसपास था, 9% था, लेकिन बाद में इसे चेंज कर करके 8% कर दिया गया है। तो इससे क्वेश्चन नहीं पूछा है, लेकिन ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन, ये रटा होना चाहिए, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये कई पेपर में आया है कि उस समय जो कृषि का लक्ष्य है वो क्या था, तो वो आप कृषि का डेवलपमेंट ग्रोथ आप देख लीजिए तो 4% रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पर मुझे बतानी है, ठीक है, ये आप रट लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन जब किया करने की बात पहली बार की गई थी तो यहीं पर 20 सूत्री कार्यक्रम का जिक्र किया गया था, अर्थात कैसे गरीबी को कम किया जाएगा। ठीक है, सूत्री कार्यक्रम। तो ये कार्यक्रम कब स्टार्ट किया गया था, ये आपको रटा होना चाहिए। 1975 में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो अब आप एक यूनिक पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, तो पूरे कुल पंचवर्षीय योजनाओं में कितनी बार अवकाश हुआ है, तो अब तक 3 बार अवकाश हुआ। 3 बार में कब कब अवकाश हुआ है वो आप देख लीजिए। तो आप देखेंगे, ठीक है, 1966 से 69 तक 3 वर्ष यहाँ पर आपको मिलेगा गैप। फिर 1978 से 80 तक ये आपको 2 वर्ष यहाँ मिलेगा। ठीक है, एक गैप, और एक गैप आपको 1990 से 1992 तक मिलेगा, अर्थात 2 वर्ष का गैप यहाँ मिलेगा। आपके पेपर में या तो ये आता है या तो आप देखेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, ये पूछा जाता है कि कुल कितने वर्ष गैप रहा है, तो कितने वर्ष हो गया, 3 2 5 2 7, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब इस प्रकार आप देखेंगे। देखिए, मैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन उन्हें मैं छोड़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ, भले ही वो क्या हो, क्यों ना थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए, छोड़ देना उचित नहीं। एक बार पढ़ते हैं तो अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग यहाँ पर रुकते हैं। ओके, थैंक यू क्लास।